यहाँ का वही इलेक्शन कैसे होगा, वही एचटीबी वाला सिंगल ट्रांसेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, सिंगल ट्रांसेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और क्या था, हाँ ये, ठीक है। उसके बाद इसका भी टर्म क्या है भाई, 1 ईयर, ये तो टर्म सेम है 1 ईयर, और कोई इसमें ऐसा बात है ही नहीं है जो कि मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। ये आई थी तुम्हारा, कब आई थी, ये आई थी इसके बाद, मतलब पब्लिक कौन कमेटी जो है ना उसके बाद, हाँ 1950 में एस्टिमेट कमेटी आई थी 1950 में, सही बोल रही है, ठीक है। ये दो कमेटी इंपॉर्टेंट है जो कि देख लो। और 20 नंबर, ये तो बहुत इजी है, इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन 4 एग्जाम में ना इसका आंसर गलत दिया हुआ था, लेकिन हाँ चूंकि हम लोग को पता तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। 1971 लुकिस्ट 1990 या 1991 भी बोला, 1991 सॉरी, पंच सिंह 1954 और गुजराल डॉक्टर 1986 1987, कहीं 96 देता कहीं 97 देता, कोई भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बी ही हो गया पहले, है ना, चलो ये तो सही हो गया। 77, ऑप्शन 4 बोलो। और हाँ 4 नंबर पहले तुम्हारा ईपी आया ना, 1844 ईपीएम, हाँ 1844, और उसके बाद तुम्हारा बी कॉमिश मैनिफेस्टो, उसके बाद सी क्रिटिक्स ऑफ ग्रोथ प्रोग्राम, फिर कैपिटल दास मार्क, दास मार्क का 3 वॉल्यूम था जो एक कार्ल मार्क पब्लिश किया था, फेडरिक इंगल ने किया था। 78 नंबर क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन 4 बोलो सुषमा। हाँ जी ऑप्शन 4 बहुत सारा ये वाला याद कर लेना, बुक हमें कराई हूँ, प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डल का, ये इंडिविजुअल भी आता है, इसे बोल रही हूँ। पावर ये तुमको पता ही होगा, है ना, हाँ सी राइट हाँ। और पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स किसका है, चार्लिस लिन ब्लॉन का है। पॉलिटिक्स एंड मार्केट चार्लिस लिन ब्लॉन का है, याद कर लेना। बी का 2 तो बता दी, सी का 1 भी बता दी, और डी का 3। ऑस्लर का है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। 1857 to float as a ऑप्शन 1 easy. 80 स्वदेशी boycott national education and passive resistance were the means of protest used by the बाल गंगाधर तिलक। क्या बोले, कुछ मैं समझा दे रही हूँ। बोला कि स्वदेशी बॉयकॉट करना, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस करना, ये सब प्रोटेस्ट करने का तरीका किसका था, बाल गंगाधर तिलक का, है ना। बॉयकॉट जो है उसको एक्सेप्ट किया गया था कि एक इफेक्टिव विमेन है, सॉरी विपिन है, तिलक के थ्रू बॉयकॉट को एक्सेप्ट किया गया था कि ये बहुत ही इफेक्टिव विपिन है। अब देखो क्या सही, ऑप्शन 1 हाँ बिल्कुल। एक सॉरी, इनका नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने यूज किया था प्रोटेस्ट के लिए स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, क्योंकि तिलक के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन है ना, बॉयकॉट करने का। इन सबको ही बॉयकॉट कर देना, स्वदेशी मूवमेंट करना, स्वदेशी का मतलब क्या, नेशनल चीजों को यूज करना, बाहर चीजों को बॉयकॉट कर देना, नेटिव, है ना, नेटिव चीजों को, स्वदेशी मतलब होता है जो घरेलू चीज होता है, डोमेस्टिक चीज, उसको यूज करना, बाहर की चीजों को बॉयकॉट करना, नेशनल एजुकेशन लाना और उनकी वेस्टर्न एजुकेशन को बॉयकॉट करना, पैसिव रेजिस्टेंस करना। 81, ये क्वेश्चन इस बार आया था, आई थिंक, हाँ इस बार आया था इसमें। अब देखिए तुम क्या नाम है,
ऑप्शन 1 जो सॉल्व किया जाता है ना उसी में देखे ये क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सीन में आया हुआ। बोलो और। ऑप्शन 1 The idea of good governance gained the prominence by connoting plurality of rules in piece of state monopoly. गुड गवर्नेंस का जो गुड गवर्नेंस का जो आइडिया है ना, इसको बहुत ही प्रोमिनेंस मिला है ना, हर स्टेट में, हर जगह। वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका आइडिया कहाँ से आया, वर्ल्ड बैंक से, इसीलिए इसके हर स्टेट, हर जगह पे हाँ इसको प्रोमिनेंस मिला। ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 बिल्कुल। ग्लोबलाइजेशन इंडिया के डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे इंडिया का डेमोक्रेसी ग्लोबलाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन है लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी तो नहीं होती है, तो ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी का कोई रिलेशन है ही नहीं अभी इंडिया में, तो खास करके नहीं है। इंडिया में अगर डेमोक्रेसी कुछ इधर उधर हो रहा है तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं हो रहा, वो पोलिटिशियन ही कर रहे हैं जो भी। अगर ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी अगर बहुत ही अच्छे से काम करेगी, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल पोलिटिशियंस की, हाँ इन्होंने अच्छे से चलाया। अगर खराब डेमोक्रेसी खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो उसका भी जिम्मेदार पोलिटिशियन होगा, ग्लोबलाइजेशन नहीं। 83 चौधरी चरण सिंह वाला देख लो। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अच्छा बोलो बोलो, चश्मा सॉरी बोलो। बता दीजिए। देखो बोल रहे कि चौधरी चरण सिंह वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट। चौधरी चरण सिंह जो है इन्होंने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया था प्राइम मिनिस्टर। यही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो पार्लियामेंट को फेस नहीं किए गए, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, ठीक है। मतलब होता है ना कि एक के प्राइम मिनिस्टर हटा, हाँ, कोई है नहीं चलो उसको बैठा दो, तो इनको कोई ये पार्लियामेंट मतलब क्या इलेक्शन वगैरह फेस नहीं करना पड़ा होगा। सबको होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर का डेट हो गया तो उसकी जगह पे कोई को बैठाना है, ठीक है, तो उस तरह से इनको बनाया गया था। तो इसलिए बोला कि इन्होंने नहीं फेस किया था कोई भी ये, ठीक है। ये बने कब थे प्राइम मिनिस्टर, वो थी ये थे तो जनता पार्टी से, हाँ ये थे तो जनता पार्टी से, ये तो पता मुझे, पर प्राइम मिनिस्टर कब बने थे तो 1929, बहुत कम पीरियड के लिए बने थे, मतलब थोड़े दिन के लिए बने थे, 170 दिन के लिए बने थे, 170। ये तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में नहीं थी क्यों बने थे। 1979 से 1989 इन्होंने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया था, मतलब कहने का मतलब इसका मतलब मैं समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या मैं पढ़ी थी बहुत अच्छे से। चौधरी चरण सिंह जो है ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने पार्लियामेंट को कभी अटेंड नहीं किया था, ये बात है। इन्होंने कभी भी नेवर अटेंडेड पार्लियामेंट को कभी भी अटेंड नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? चौधरी चरण सिंह। वही यहाँ पे बोल रहे कि पार्लियामेंट को फेस नहीं, मतलब अटेंड नहीं करने का मतलब यहाँ पे यही बोला। हमको लगा कि नहीं वो जो प्राइम मिनिस्टर हटता है फिर बैठा था, नहीं वो तो अलग हो गया, ठीक है, और ये अलग है। और ये बैठे थे 1979 से 1980, आई थिंक 170 दिन तक ये बैठे थे। हाँ नहीं ठीक, मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो हाँ ठीक है ना, समझ में आ गई ना इनका यूनिक फीचर्स क्या है अगर तुम बोलोगी तो।
कि इन्होंने क्या किया था, अपने गवर्नमेंट में कभी भी पार्लियामेंट को अटेन ही नहीं किया था, तो इसी बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट को कभी फेस ही नहीं किए थे। अच्छा, दूसरा वाला क्या बोला? हाँ, एक चीज और, फेज ऑफ नो कॉन्फिडेंट मोशन इन द लोकसभा लीड टू द ऑर्डर द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफिस। बोल रहे कि नो कॉन्फिडेंट मोशन लोकसभा में लीड हुआ था उनको। हाँ, अब ये नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, उनको नहीं आएंगे तो उनको तो क्या ही जाएगा ना, नो कॉन्फिडेंट मोशन, तो वही हुआ नो कॉन्फिडेंट मोशन। ठीक है, देखो सुषमा, ये वाला मैं पढ़ाया थी, यूनियन ऑफ द स्टेट। ओ नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नहीं, मुझे लगा वही। अच्छा, पढ़ाओ, बनाओ ये वाला। 84 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, नहीं, ऑप्शन 1 नहीं होगा। इंडिया हैज deliberately been listed as the union of the state, instead the federation of the state by the constitution। बोला इंडिया जो है ना, फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही। द वर्ड यूनियन डज इंडिकेट पार्टिकुलर टाइप ऑफ फेडरेशन। नहीं, फेडरेशन कहाँ, इंडिया में तो फुल फेडरेशन नहीं है ना। बोला जो वर्ड है ना, ये यूनियन ऑफ द स्टेट, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये एक खास किस्म के फेडरेशंस को एक्सप्लेन कर रही है। ये तो गलत है ना। यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब है तुम्हारा कि इंडिया में जितना भी स्टेट है ना, सब यूनियन है। ठीक है, यहाँ फेडरेशन का मतलब क्या, यहाँ पे इंडिया में तो फुल फेडरेशन भी नहीं है। यहाँ बोला कि द वर्ड यूनियन, ये इंडिकेट करिए खास टाइप का फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब मैं यहाँ बता देती हूँ, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब फेडरेशन नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे सारे स्टेट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर क्या है, इन डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया का जितना भी स्टेट है ना, वो यूनियन है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये है, ऐसे ऐसे करके तुम बोल सकते हो कुछ भी। ठीक है, ये बोला यहाँ खास टाइप का, ये नहीं बोला फेडरेशन। इंडिया में तो सेमी फेडरेशन है। ठीक है, इंडिया में तो सेमी फेडरेशन है, मतलब यूनियन को हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ बोला कि खास किस्म के फेडरेशंस को इंडिकेट कर रहा नहीं हूँ, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो यूनियन वर्ड है, इंडिया में जितने भी स्टेट है उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। अगर यहाँ पे लिखा होता ना इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द स्टेट, तब सही हो जाती। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन सी है, याद रखना। 85 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ठीक है, एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी उसकी हिस्ट्री के, उसकी हिस्ट्री, एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी इज द प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री का प्रोडक्ट एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी होता है। कोर वैल्यू इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट बिल्ड ब्लॉक ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल, ये मैं पढ़ाई हूँ, अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ? ऑप्शन 1, बोलो सुषमा। कि मैं एम एन राव वाला में पढ़ाई थी वाला। ऑप्शन 1, बिल्कुल, एम एन राव कंसिडर करते हैं कि जो एम एन राव क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, क्या बोल के क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि मार्क्स ने जो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन किया है ना, वो मिसकंसीव है, इम्परफेक्ट है। तो बिल्कुल सही, उन्होंने ये बात बोला था कि मार्क्स ने जो हिस्ट्री का, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री चेंज हुआ है मैटर के बेस पे। जब एक, जैसे पहले तुम्हारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फ्यूडल, स्लेव,
फ्यूडल, तो ये जितना भी हिस्ट्री चेंज हो रहा है ना वो मैटर के बेस पे हो रहा है। तो यही पे एम एन रॉय बोलते हैं कि ये मस्ट कंस्यूम है। एम एन रॉय आर्ग्यू करते हैं कि जो रियल फॉर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है वो सिर्फ मटेरियल रिसोर्स के बेस पे नहीं चेंज हुआ, और भी बहुत सारा चेंज है। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि हिस्ट्री सिर्फ चेंज हुआ है तो मटेरियल रिसोर्स के बेस पर, मतलब लोगों को जब जब मैटर मैटर की जरूरत पड़ी कि हाँ हमको और एडवांस करना चाहिए तो इकोनॉमिक के लिए चेंज हुए। तो कार्ल मार्क्स बोल रहे नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं है और भी बहुत सारी चीजें, इसलिए कार्ल मार्क्स का हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। तो दोनों ही सही। 87 में बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या गलत है? रॉबर्ट मिशेल होगा यहाँ पे। हाँ। बिल्कुल। एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसकी है? रॉबर्ट मिचेल्स की है। यहाँ पे रॉबर्ट मैकेंजी लिखा हूं, तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है। ओलिगार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय बार। आयरन ऑफ ओलिगार्की का मतलब यही है, कुछ लोगों की ही गवर्नमेंट है और आयरन की जैसी क्या है, स्ट्रांग है। कुछ लोगों की गवर्नमेंट है और आयरन के जैसे क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है। 88। ऑप्शन 1। सोशल डेमोक्रेसी में जुड़ा हुआ है लिबरलिज्म, सोशलिज्म, सब। सोशल डेमोक्रेसी बोला कंबाइन है, इसके अंदर हर चीज है। तुमको लिबरलिज्म भी मिलेगी, तुमको सोशलिज्म भी मिलेगी, फ्रीडम इक्वलिटी सारा चीज रिकॉन्सिल है। सोशल डेमोक्रेसी रिजीम में यूज होता है सिस्टम ऑफ न्यू कॉर्पोरेटिज्म, जहाँ पे पॉलिसी बनाया जाता है तो यहाँ पे स्टेट लेबर बिजनेस सबके बारे में सोशल डेमोक्रेसी है, मतलब सोशल भी है और यहाँ पे लिबरलिज्म दोनों का मिक्सचर है। तो दोनों का मिक्सचर तो लेबर के बारे में भी हम फिक्र करेंगे और बिजनेसमैन के बारे में भी फिक्र करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें इन्वॉल्व है। 89 करो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 Every constitution has a philosophy of its own. For philosophy underlining the Indian constitution, we must look back into the historical objective resolution moved by the पंडित नेहरू। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का जो ये हुआ तो वो पंडित नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी के बेस पे ही तो उसको बनाया गया था। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का, हर कॉन्स्टिट्यूशन का खुद एक फिलोसफी होता है। चेस्टर बर्नार्ड डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्सेंसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज या दो या दो से ज्यादा काम करने वाले। इसका ऑप्शन 3। एक सही दूसरा गलत। दूसरा क्यों गलत है बताओ? कोई इसकी बात नहीं करता है ना, ये वाला कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। नॉट करेक्ट, 2019 जून का क्वेश्चन है। ठीक है, 20 वाला ऑप्शन कंप्लीट हो 4। गया। ऑप्शन 4 फैबियन सोशलिज्म किस चीज के बारे में बात करता है? पीसफुल चेंज, याद कर लो। गिल्ड, ये छोटा छोटा चीज याद करने वाली है। ठीक है। फैबियन सोशलिज्म किस चीज के बारे में बात करती है? फैबियन सोशलिज्म जो है ये बोलती है पीसफुल चेंज के बारे में, है ना। गिल्ड सोशलिज्म जो है ये प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंडिकेट ट्रेड यूनियन। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, जो प्रोफेशनल हो, जैसे टीचर अगर कोई तरह का रिवोल्यूशन कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट वगैरह, जो हम लोग बोलेंगे गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड मतलब एक आपस में जुड़कर कोई यूनियन टाइप का लोग हैं। फैबियन हो गया पीसफुल चेंज, सैंडिकेट हो गया ट्रेड। और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लो। ये नहीं, सोशलिज्म किसके अगेंस्ट है? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट है। सोशलिज्म किसके अगेंस्ट है बताओ तो? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट है। हाँ, टाइप्स ऑफ सोशलिज्म तो बता दी मैं, है ना, ये तो हो गया। कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स द फाउंडर ऑफ द मार्क्सिज्म वाज द सिटीजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म के फाउंडर है। ठीक है, ये कौन से, हाँ कौन से कंट्री से? नहीं, एक मिनट, फॉर्मली द ऑप्शन 4 सिटीजन, नन ऑफ द अबव। सारा ही मिल गया, जर्मनी फ्रांस, नन ऑफ द वो किसी भी कंट्री में नहीं। हाँ। वो कहीं भी रुके नहीं थे। हम्म
कहीं उसको रहने ही नहीं दिया जा रहा था बेचारा को। नॉट मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म। ऑप्शन लक्जमबर्ग। बोलो। ऑप्शन 2 होगा ना डी। कैसे सुषमा? ऑप्शन 4। तुम अगर आंसर की में भी देखेगी तो यही दिया हुआ है। और मैं लग्जमबर्ग के बारे में बताई थी कि लग्जमबर्ग ओल्ड ओल्ड मार्क्सिज्म है ये, ठीक है। क्या नाम है? अच्छा। हाँ, ये भी मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म ही थिंकर है, ठीक है, लूजर लग्जमबर्ग। लेकिन ये जो है ना, ये ओल्ड है, पुराने वाले मार्क्सिज्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यू मार्क्सिज्म के अंदर नहीं आएंगे, ओके, ये बात याद रख लेना। बाकी जुगर हैबरमास, न्यू मार्क्सिज्म, ये सब क्रिटिकल थ्योरी है। और क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर को ही बोला गया न्यू मार्क्सिज्म थिंकर। रीड फ्रॉम हर्बर्ट मार्क्सस, ये सारे ही क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर से जुड़े हुए हैं, है ना। और तो ये सारे ही क्या है, न्यू मार्क्सिज्म है। लेकिन रोजा लग्जमबर्ग है, ये ओल्ड मार्क्सिज्म से बिलोंग करती है, ठीक है, याद रखना, ये ओल्ड मार्क्सिज्म से बिलोंग करती है। फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि विमेन की वैल्यू, किस बेस पे वो आर्ग्यू करते हैं? ऑप्शन 2। बिल्कुल, ये बोलते हैं, सुनो, मार्क्सिज्म क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो, आ जाओ। नहीं, ऑप्शन 2 क्यों? आ जाओ, एक मिनट। तो ऑप्शन 2 बोली, हमको लगा सी बोली, सॉरी, मुझे लगा तो बायोलॉजी या सोशल दोनों बोली। मार्क्सिज्म का लड़ाई क्या है? मार्क्सिज्म जो थिंकर है, सॉरी, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट जो थिंकर है, उनका लड़ाई क्या है कि मेन एंड वुमेन इक्वलिटी दिया जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बराबर। तो ये बोलते हैं कि जो वुमेन के साथ जो डिस्क्राइमिनेशन होता है ना, उसको कोई रिलीजियस लॉ नहीं है, कानून ने नहीं बनाया, मतलब ये इन सब चीज के बारे में बात नहीं करती है। ये नहीं बोलती है, फेमिनिस्ट ये नहीं बोलते कि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी मतलब क्या? ये पैदाइश से ही है, मतलब गॉड ने बना के भेजा है कि हाँ भाई तुम लोग फर्क नहीं। सोसाइटी ने बनाया है, प्रिस्क्राइब सोशल रूल्स, समाज ने, सोसाइटी ने ये फर्क बनाया है। विमेन के साथ जो डिस्क्राइमिनेशन हो रहा कि तुम विमेन हो, मैं मैन हूँ, मैं मैन हूँ, तुम विमेन हो, ये जो कंसेप्ट बन गया ना एक माइंड में एक जाके बैठ गया ना कि तुम विमेन हो, मैं मैन हूँ, तो ये किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ, मतलब इन्होंने रिलीजियस के बारे में नहीं बोला, इन्होंने बायोलॉजी या बायोलॉजी, इन्होंने बोला कि ये सोसाइटी में जो डिस्क्राइमिनेशन होता है विमेन के साथ, ये सोसाइटी ने ही बनाया है, तो ये सोशल रोल्स की वजह से बना है। इस बेस पे ये विमेन के विमेन के साथ जब ये आर्ग्यू करते हैं विमेन की वैल्यू को लेकर, तो ये बोलते हैं कि विमेन के साथ जो डिस्क्राइमिनेशन हो रहा वो सोशल रोल है, सोसाइटी ने उनको ऐसा बनाया, सोसाइटी ने ही तो दिमाग में कर दिया, सोसाइटी ने दिमाग में ये बात बोला कि विमेन जो है हमेशा मैन का गाइडेंस में रहती है, इसलिए उनको वो राइट नहीं देना चाहिए जो मैन को दे, है ना। सोसाइटी ने बनाया है, ये कोई गॉड ने नहीं बनाया है या बायोलॉजी नहीं आया है कि हाँ ये मैन है ये विमेन, हम लोग तो पैदा इक्वल हुए हैं, लेकिन सोसाइटी ने आके ऐसा कर दिया, सोशल रोल है ना, सोशल रोल की वजह से चेंज हुआ है। आपसे गलत नहीं होना चाहिए सुषमा कि किस चीज ये, अच्छा ये क्वेश्चन फिर रिपीट भी हुआ एक बार, ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला सेंटेंस में बोले कि आंसर बीच में ही था कि सोशल रोल की वजह से ही फैमिलीज लेकर ये करते हैं, मतलब यही वही स्टडी करते हैं कि सोशल रोल की वजह कर विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बता दो, साइलेंट स्क्रीन किसका है? ये तो बहुत इजी, इसको मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा है, साइलेंट स्प्रिंग जो है रिचल कर्शन का, ये बुक 1962 में लिखी गई थी। अच्छा एक बार देख लो, रिचल कर्शन जो थे ये मरीन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि अगर हम डीडीटी यूज करते हैं या केमिकल यूज करते हैं तो इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, समुद्र में, मरीन पे, ठीक है। जैसे हम लोग जब एग्रीकल्चर करता है आजकल
आजकल वेजिटेबल्स भी उतना यूजफुल नहीं रहा जितना पहले होता था, जैसे मेरी अम्मी लोग बोलती थी, क्योंकि वेजिटेबल में डीडीटी यूज किया जा रहा है, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा सी और मरीन, क्योंकि उसका जो पानी गिरता था वो नदी में ही जाता है। एग्रीकल्चर में जो पानी डाला जाता है तो वो मरीन समुद्र वगैरह में ही ऑब्जर्व कर लेती है पानी को, ठीक है। तो बोला इससे क्या हो रहा है, मतलब पानी जैसे बरसात आया तो उससे भी बह के चला गया, तो उससे क्या होता है मरीन की जो बायोलॉजिस्ट है, समुद्री जानवरों को नुकसान होगा। ये बताओ ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, ये मैं बहुत याद कराई थी, देखो समझना पहले। ऑप्शन थ्री किसको बोलेंगे, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन, एक पर्सन जब अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह रह रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन समझो, इमिग्रेटिंग एथनिक कल्चर ग्रुप विच नेवर गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम सिटीजन अंडर मल्टीकल्चरलिज्म कॉल्ड। ये पर्सन सुनो, ये इमिग्रेंट का मतलब क्या होगा, एक पर्सन जब दूसरी जगह चले गया, जैसे मान लो कोई इंडिया से घर बार छोड़कर चला गया, तुम्हारा कोई भी कंट्री का नाम ले लो, यूएई का नाम ले लेते हैं ना, यूएई चला गया रहने के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इमिग्रेंट है। लेकिन ये यूएई में गया, ठीक है, और ये यूएई में जाने के बाद इसको कभी भी सिटीजनशिप ही नहीं मिला, कभी भी सिटीजनशिप यूएई का नहीं मिला। जैसे इंडिया में अगर कोई छोड़ के जाके रहना चाहता है दूसरी जगह, जैसे अभी तुम देखी होगी विराट कोहली इंडिया छोड़कर यूएस चले गए, ठीक है, और उनको यूएस में सिटीजनशिप कभी ना मिले, ग्रीन कार्ड ना मिले, ठीक है, नेवर गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम सिटीजन, सिटीजनशिप बनने का अपॉर्चुनिटी कभी ना मिले, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीकल्चरनिज्म की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। इमिग्रेट एथनिक कल्चर ग्रुप, मतलब यहाँ पे बोला है कि इमिग्रेटिंग एथनिक कल्चर ग्रुप है ना, रह रही है, कहाँ पे रह रही है, यूएई में, ठीक है, कोई कल्चर आ गया पे रह रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कभी सिटीजनशिप दिया ही नहीं, तब मल्टीकल्चरलिज्म बोलता है कि ऐसे लोगों को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो ठीक है, ये वाला आंसर हम लोग पूछता था, लेकिन यहाँ से फिर बोल रहा हूँ ना कि उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला सिटीजनशिप बनने का, तब ये मैट्रिक्स हो गया, तब आंसर चेंज हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है। चलो ये करो, मल्टीकल्चरलिज्म ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट 1995। विल कमलिका ऑप्शन थ्री। बोलो, हाँ, इजी। मुझे ठंड बहुत लग रही है। ऑप्शन वन। हाँ बहुत इजी है ना, ये सब याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। एक का टू हो गया, फेडरिक जैमसन, लेट कैपिटलिज्म याद कर लो, फेडरिक जैमसन। डिकंस्ट्रक्शन किसका है भाई, लोटार्ड। क्लब्स ऑफ, हाँ ओ सॉरी सॉरी, ओक में, सॉरी सॉरी, एक्चुअल में मैं नहीं तो बी का फोर्थ में ठीक बोली हूँ, एक मिनट को तो, एक मिनट, ए का टू हुआ, ओ नहीं नहीं सही बोल रही, कल ही मैं उसी दिन तुम्हें पढ़ाई ड्रीडा, जैक्सी ड्रीडा, सॉरी, बी का जैक्सी ड्रीडा, ठीक है। और ये हो गया, और सी का हो जाएगा फोर, ग्रांड नैरेटिव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड पावर, मैकल फुको, मैकल फुको बोलते हैं जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट है, मॉडर्निटी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, लिखा था कि मैं यहाँ पे भी तुम लोग अच्छी था, यहाँ पे मॉडर्निज्म आई किसके अगेंस्ट, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, हाँ, ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट। पोस्ट मॉडर्निज्म आई, और ये एग्जाम में आया था,
हाँ, मॉडर्निटी के अगेंस्ट। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था मैं बता दे रही। ठीक है, बोल रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन था ना कि मॉडर्निज्म अगेंस्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म आई पोस्ट मॉडर्निज्म के अगेंस्ट। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का दिया कि पोस्ट मॉडर्निज्म अगेंस्ट आई ट्रेडिशनलिज्म, और रॉन्ग आंसर बोला था ढूंढने के लिए, तो रॉन्ग आंसर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट फुकोव लोटार्ड का क्लॉक्स ऑफ ग्रांड नैरेटिव और जैक ड्रीडा डिकंस्ट्रक्शन। ग्रांड नैरेटिव में बताई हूँ, ये बोलते हैं कि लोकल नैरेटिव यूज करना है ना। ऑप्शन 2। ऑप्शन 1। बिल्कुल ऑप्शन 1 होगा। मेकिंग समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर वर्ड्स। मैं ये वाला क्वेश्चन में बहुत बार करवाई आरसी को, ये वाला 2019 का है ना आरसी, हाँ। स्टार्टिंग से ही मतलब ये चल रहा। इसको ना रट लो सुषमा। ये कोटेशन किसका है? पैरेटो का। पैरेटो क्या बोलता है कि मेकिंग समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर वर्ड्स। बेटर करने से अच्छा है कि मैं किसी का गलत करूंगी ना। एक होता है ना कि देख भाई मैं इसको अच्छा नहीं करूंगा लेकिन मैं इसको बुरा भी नहीं करूँ, तो ये बोलता है पैरेटो। ठीक है, और ये इसका ऑप्टिमेलिटी प्रिंसिपल है। ये बताओ इसमें से इनकरेक्ट क्या है? ये कॉमनलिटी ऑफ टू ग्रेटनेस के बारे में बात करता है, डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, पॉलिसी ऑफ कंज्यूम्स नॉलेज और हिस्टोरिकल टेंडेंसी के बारे में बात करता है। ऑप्शन 4। है। बोलो सुषमा। बोलो सुषमा है क्लास में? ऑप्शन 4। हाँ ठीक है, आ जाओ। अच्छा इसका क्वेश्चन का ये है, सॉरी। बोल रहे कि हाँ, ये जो तुम्हारा है ना पोस्ट मॉडर्निज्म, हिस्ट्री टेंडेंसी के बारे में बात नहीं। ठीक है, कॉमनिटी के बारे में बात की, कॉमनिटी ग्रेटनेस है। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म तो इसी के अगेंस्ट आई थी कि वो क्या बोलता है भाई कि हाँ, नहीं, कॉमनिटी और टू ग्रेटनेस की कॉमनिटी ग्रेटनेस है, ये लोग बात करती है। क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं मॉडर्निज्म कि एक चीज अप्लाई करो तो दुनिया में सब चीज होगा। ये बोलेंगे भाई कॉमन हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा, यूनिवर्सल। हाँ यूनिवर्सल के बारे में बात करें तो ये बोलते नहीं। मल्टीपल चीज है, मल्टीपल थॉट है ना। हाँ कुछ कम्युनिटी हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन हम यूनिवर्सल नहीं बोल सकेंगे कि एक चीज सबको पे अप्लाई होगा। जैसे फेमिनिज्म बोलती है कि राइट टू वोट अगर हम दे दिए तो दुनिया के हर वुमेन के प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये तो गलत है। ठीक है, चलो ये हिस्टोरिकल टेंडेंसी की बात नहीं करती। Dialectical method was used for the first time writing of which other one of the following thinker। प्लेटो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो देखो सेक्रेटरीज ने यूज किया था, लेकिन इसको लिखा था किसने? रिटेन फॉर्म में किसने लिख के एक्सप्लेन किया था? जैसे प्लेटो का हम लोग वो पढ़े हैं ना, क्या नाम है, जस्टिस भी, वो भी डायलॉग के फॉर्म में है, यानी डायलेक्टिकल मेथड में ही है। ऑप्शन 2। नहीं हमको नहीं ऑप्शन 2 मिला है। बोल रहे कि मैकियावेली का थॉट है कि एंड जस्टिफाई होता है मीन्स। एंड तुम चाहे जो भी यूज कर लो, किसी का मर्डर ही क्यों ना करते, नहीं सॉरी, मीन्स का मतलब है कि तुम किसी का मर्डर ही क्यों ना करो। ठीक है, किसी को जान क्यों ना मार। एंड मतलब ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे अपने एक प्रिंस का ऑब्जेक्टिव होगा कि अपने स्टेट को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने स्टेट में यूनिटी बनाने के लिए, इंटीग्रिटी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते। तो देखो भाई मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव्स है कि हम अपने स्टेट में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए। ठीक है, लेकिन एक पर्सन है जो कि हमारे स्टेट में लड़ाई लगवा रहा है, तो क्यों ना हम उसको ही खत्म कर दें, मीन्स को ही खत्म कर दें। कि उसको खत्म कर देंगे तो उसको खत्म करने के लिए हो सके हम उसको मर्डर कर दे, जान मार दे, भयानक से भयानक सजा दे,
कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा एंड अच्छा है। एंड मेरा क्या है, एंड मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव्स है कि हम अपने स्टेट को प्रोटेक्शन दें, एक स्टेट को मेंटेन करना, उसको प्रोटेक्शन करना, है ना, वहाँ यूनिटी बना के रखना, वहाँ इंटीग्रिटी बना के रखना, एक प्रिंस का पहला ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसलिए आप मीन्स कोई भी यूज करें जस्टिफाई हो, क्योंकि तो क्या लिखा हो, क्योंकि प्रिंस का ऑब्जेक्टिव है स्टेट में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाकर। मैकियावेली का थॉट है कि एंड जस्टिफाई होगा तो मीन्स, एंड्स का मतलब क्या है कि अपने स्टेट की प्रोटेक्शन चाहिए तुम्हें, है ना, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा नेक पर्पस है, तुम्हारे अंदर जो थॉट है, एंड क्या है कि मुझे अपने स्टेट को प्रोटेक्शन देना चाहे हर हाल में, तो मैंने मीन्स यूज किया। क्योंकि आपका पर्पस यहाँ पे लिखा नहीं है, पर्पस क्या, खाली एंड लिख दिया, एंड का फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा, क्योंकि प्रिंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टेट में यूनिटी और इंटीग्रिटी और यूनिटी यूज करना, इसके लिए चाहे वो किसी का जान मार दे बाहर के लोगों को, जैसे अभी तुम देखोगी अगर ये इजराइल और फिलिस्तीन वाला बात, तो इजराइल क्या क्या फिलिस्तीन को पूरा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, सबको मार रहा है, ठीक है, सबको मार रहा है। तो अगर हम मैकियावेली वाली बात देखेंगे तो मैकियावेली बात यहाँ पे अप्लाई होगी, क्यों, क्या बोला जा रहा कि एंड जस्टिफाइड मीन्स, यहाँ पे इजराइल बोलेगा कि मैं अपने स्टेट को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं मार रहा हूँ बच्चों को, बूढ़ों को भी, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने स्टेट में इंटीग्रिटी यूनिटी बना के रखना है, तो यहाँ पे वही बात होगी, तो दोनों ही सही है। अच्छा ये देखो ना, सॉरी क्वेश्चन ऐसे आ गया, पुअर, नास्टी, ब्रूटी, सॉलिटरी किसका हॉब्स का है, लॉक का क्या होगा, गुडविल, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, ये क्या बोलता है, इंसान पैसिमिस्टिक्स है ना, क्लेवर है, इगोइस्टिक्स है, ये बोलता है मैकियावेली। ये करो, ये भी आराम से कर लो। बाप रे, कैसे तुम लोग बोल रही है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं ये क्वेश्चन इतना बार पढ़ा है ना। इलेक्शन देख लिए इसका, तो क्या, एक मिनट रुको, तुम मुझे मेरे आप थोड़ा कॉल करें, मैं मैसेज कर दूं तो चलो आ जाओ। इंग्लिश थिंकर दे आर फ्री, दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब इंग्लिश थिंक दे आर फ्री, सॉरी थिंकर नहीं है, थिंक, इंग्लिश थिंक मतलब यहाँ पे एक कोटेशन टाइप का बोल रहा है कि इंग्लिश थिंक मतलब कि जो इंग्लिश, यहाँ पे यूके भी हो बोला था एक कोटेशन में कि यूके के लोग या इंग्लिश के लोग, वो लोग एक बार फ्री होते, क्यों भाई, क्योंकि वो लोग साल में 5 साल में बाद एक ही बार फ्री होते हैं, 5 ईयर के बाद जब इलेक्शन देते हैं तब, है ना, तो ये ठीक नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बोल, रूसो एडवोकेट करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, क्योंकि इट रिप्रेजेंट जनरल विल, बिकॉज ये जनरल विल को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ। रूसो अगेंस्ट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, इन है, डी बड़ा हो गया। रूसो कहते हैं कि इंग्लिश थिंकर एक ही बार फ्री में होते हैं जब इलेक्शन देते हैं। Who state placing restrictions? अरे ये तो बहुत इजीली बात, फ्रीडम एक्सप्रेशन, बोलो सुषमा। जेस मिल दो तरह के एक्शन के बारे में बात करते हैं, एक एक्शन जहाँ पे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जहाँ पे तुमको किसी भी तरह का रिस्ट्रक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रक्शन, और एक है अदर रिगार्डिंग। अदर रिगार्डिंग में क्या है कि अगर तुम अदर को हार्म कर रहे हो, अदर लोगों को, तुम्हारे एक्शन से अदर लोगों को हार्म हो रहा है, ठीक है, जैसे तुम चोरी कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो,
ठीक है, बोले ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा फ्रीडम है ना जिससे लोगों को हार्म हो रहा, लाइक रॉबरी, तुम चोरी कर रही हो, है ना, तो वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। अदर रिगार्डिंग एक्टिविटी जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा, वहां पे आएगी और क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। तो जे इसमें बोलते हैं साहब रिप्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के फ्रीडम एक्सप्रेशन पर। तो कौन वाला फ्रीडम एक्सप्रेशन पर, जब आप रॉबरी करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो लिखा हो, who said the art, religion, philosophy differ only from the, बोलो सुषमा, माइंड ट्रैवल कर रहा है, माइंड ट्रैवल कर रहा है ना, ट्रैवल करते करते वो पहुंचता है जर्मनी, जर्मनी वो भी प्रासा में। जब वो प्रासा पहुंचता है तो प्रासा में उसे क्या देखने को मिलता है, गॉड मिल जाता है उसको, गॉड मिल जाता है और वो देखता है कि गॉड जो है अर्थ पे चल रहा है, गॉड मार्च ऑन द अर्थ, है ना, गॉड जो है मार्च पे चल रहा है। तो बोले कि माइंड जो है फुल कॉन्सियसनेस हो जाती है, माइंड जो है जब वो जर्मनी के प्रेसा पहुंचा तो वो देखा कि गॉड जो है वो मार्च कर रहा है, गॉड ऑन द मार्च ऑन द अर्थ, ठीक है, यानी माइंड को फुल कॉन्सियसनेस मिल रहा है, माइंड को क्या मिला, फुल कॉन्सियसनेस। तो माइंड को जो ये फुल कॉन्सियसनेस मिला, ये जो माइंड को हर एक चीज, जर्मनी के हर एक चीज में दिखा, जर्मनी के आर्ट में भी दिखा फुल कॉन्सियसनेस, रिलीजन में भी दिखा, फिलोसफी में भी दिखा, हर एक दूसरे डिफरेंट चीजों में देखने को मिला, ये बोलते हैं लोग, ठीक है। जब मैं जर्मनी पहुंच, ये मैं नोट में भी लिखा हूँ कि जब मैं जर्मनी पहुंचा तो मैंने देखा कि गॉड जो है अर्थ पे, स्टेट को ही बोला कि स्टेट पे गॉड जो है मार्च कर रहे हैं, और वो हर एक चीज में दिखा, जर्मनी की 3 चीजों में देखने को मिला, आर्ट में, रिलीजन में, फिलोसफी में देखने को मिला, हाँ, सबका इफेक्ट जो फुल कॉन्सियसनेस आया, गॉड मार्च कर रहे हैं स्टेट पे, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिला, आर्ट, रिलीजन, फिलोसफी में। अकॉर्डिंग टू हीगेल, ये एक एनालिसिंग थिंकर था, इसलिए ऐसा बात बोल रहा था। स्पिरिट माइंड, जर्मन में कहाँ जर्मन की सिविलाइजेशन जो रिलीजन है, आर्ट है, फिलोसफी है, यहाँ पे दिखाया गया सब इफेक्ट, फुल कॉन्सियसनेस रिलीजन में मिला, आर्ट में मिला, फिलोसफी में मिला, यहाँ पे देखने को मिला मुझे इफेक्ट, हेगेल बोलते हैं। द ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड, ये किसका है, आपको जल्दी समझ बता दो। बोलो सुषमा, ग्रामसी में पढ़ाई थी तो मैं लिखी थी, एंटोनियो ग्रामसी का बुक है ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड, ठीक है, रट लो इसको, ठीक है। ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क, इसमें से मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन 3 सुषमा नहीं है क्या क्लास में, आवाज है, क्यों नहीं बोल रही सुषमा, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, फैन एंड जो है ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडी से जुड़े हुए हैं, ये बोलो, ये भी कर लेंगे। किसने कहा कि पॉलिटिकल वर्क द लाइफ, ऑप्शन 2 माओ जेडंग, बोलो सुषमा अगर है तो, माओ जेडंग, बिल्कुल। आइडिया ऑफ जस्टिस फेयरनेस रॉल स्टोरी फ्रॉम, इंडिविजुअल, बिल्कुल इंडिविजुअल के बारे में, पॉजिटिव रिप्रेजेंट द थिंकर्स, अकॉर्डिंग टू Gandhi, politics divorced from religion, death trap. Entry of religion into politics is necessary because without religion it may take a communal color. ऑप्शन 1, ये क्वेश्चन एक बार और भी आया हुआ और ये भी इस तरह ही का फॉर्म में आया था, डेथ ट्रैप हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है ना गांधी जी के अकॉर्डिंग कि अगर पॉलिटिक्स को हम रिलीजन से डेट ट्रैप हटाएंगे तो डेट ट्रैप हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह का और एक क्वेश्चन है जो नीचे
तो बोला कि रिलीजियंस का एंट्री पॉलिटिक्स में जरूरत है। क्यों डेट ट्रैप हो जाएगा? क्योंकि रिलीजियंस में पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में रिलीजियस को इंटर होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट रिलीजन क्या हो जाएगा? कॉम्युनल कलर ले लो। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है? ऑप्शन 1 हाँ, एक मिनट डी को हटा दी। डी को हटा दो, एक मिनट देखती हूँ। स्टेट इज सुपीरियर कभी नहीं होगा। ABC, human life is not isolated. Harmony among the individual, society, and nation. In the essential unity of the man. तुम्हें पर कॉल कर रही है। सौरभ को करा रहे थे ना, ऐसे बंगला लिखी थी। चलो ये भी कराएंगे। मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट। हाँ, सुषमा कहाँ गए थे? तेरे से आंसर नहीं दे रही थी। बारह किंग होंगे एक मंडल थ्योरी में, जो सर्कल है, सारे सर्कल को मिला के 12 किंग होंगे। और एलिमेंट्स कितने होंगे? 70 एलिमेंट्स। किंग कितने मंडल थ्योरी में? 12। और एलिमेंट्स कितने? 70। टोटल एलिमेंट्स को अगर हम मिला देंगे तो हो जाएगा 72 एलिमेंट्स। पंडिता रमाबाई को पंडिता किस लिए दिया गया था? बिल्कुल, हाँ सही। टाइटल दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ने। केसरी हिंद का टाइटल कब मिला था? 99। मैं ये वाला PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है? ये करो, ये लास्ट क्वेश्चन ही करो। ऑप्शन 1 बोलो सुषमा, ये पूरा बुक याद कर लेना, याद है ना? ऑप्शन 1 बहुत इजी ना। एक मिनट, एक क्वेश्चन और कर लो, के बाद ये आगे चलते। ये कर लो, जयप्रकाश नारायण का बायोग्राफी किसने लिखा? ये क्वेश्चन अच्छे रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ हाँ, राम वृक्ष बैनीपुरी जो है वो जयप्रकाश नारायण के बायोग्राफी लिखते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा क्लास यहीं तक रहने दे रहे, शाम में हम लोग करते हैं, ठीक है? हाँ।